जय हिंद। देखिए नेपाल में क्या क्राइसिस हुआ है उसको समझते हैं और इसका इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। इस क्राइसिस का इंटरनल कारण क्या था, एक्सटर्नल कारण क्या था और अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसको समझते हैं हम लोग। मैनेजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं। लोकतंत्र में भीड़ को शांत करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। ये बात है कि हाँ, हर चीजों को हम लोग जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन वाटर कैनन होता है, आंसू गैस के गोले होते हैं। जब चीजें हद से पार हो जाती है तो पैर पे गोली चलाया जाता है, कई बार रबड़ बुलेट चलाए जाते हैं। एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो पैर पे गोली चलाया जाता है। उसके बाद भी कारण बनाना पड़ता है कि हमने ये सब कर दिया, तब लास्ट में ये तो पूरा सीधे गोली मारा सब यहाँ पे, एकदम हेड शॉट मारा। इसके वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे वो सब के सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और कहें अब की बार तो ओली सरकार को उजाड़ देना है, करप्शन को खत्म ही कर देना है। लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, सब जगह तहस नहस कर दिया, संसद भवन को आग लगा दिया, कहा कि चट्टा यहीं से बैठ के करप्शन करता है सब। और यहां से नेताओं को इसे लदा लदा भागना पड़ा है। और समय रहते ये लोग ईमानदारी से काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आई रहती। नेपाल से ये लोग भाग गए हैं, किसी को डुबा के मारा, लसरा के मारा, मूड़ी फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, को जिंदा जला दिया। ये सब पूरी तरह से नेपाल को तबाह तबाह कर दिया। नेपाल में एक हामी नेपाल करके एनजीओ था जो भूकंप के समय मदद कर रहा था। सूडान गुरुम इसको नेतृत्व कर रहे थे और इधर एक काठमांडू का मेयर बालेन शाह, ये लोग इसको एक तरह से लीड कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और पुलिस की गोली वजह से ये घटना और ज्यादा उग्र हो गई। हालांकि इसे कंट्रोल करने का बहुत हद तक आंदोलन को कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड को संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने इतने जगह पे लौटेंगे। और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग, नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई हैं जो नेपाल के क्रांतिकारियों को नहीं करना चाहिए था। पहला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जल गए। कौन नेता करप्ट था ये भी खत्म हो गया। कोई ठीक नहीं, ससुरा नेता में जलवा दिया होगा सब कि बाकी में नया सरकार आएगी तो हमारा फाइल निकलवाएगी, जल गया यहाँ पे। दूसरा गलती क्या कि इन्होंने जेल तोड़ के 13,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। अब जो कैदी रिहा हुए हैं सब, भारत में आने का तो वीजा नहीं मिलता है, उस सोच भारत में घुस जाएगा सब। अगर भारत में नहीं भी घुसा सब तो कैदी था सब ने, उसको नहीं छोड़ाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक कैदी रहते तो समझ में आता है, क्रिमिनल्स को काहे छोड़ा दिए यहाँ पे। पुलिस ने मास सरेंडर किया, लोग पुलिस को मारे। पुलिस तो खैर करप्शन कर, गोली चलाएंगे लोग तो पब्लिक छोड़ देगी, माथा पे गोली चलाएंगे पुलिस। उसके बाद कहेंगे भाई आदेश आ रहा है तो आप हवाई फायरिंग कीजिए, आंसू गैस मारिए, मारेंगे गोली तो पिटाएंगे कहीं नहीं, पिटा गए यहाँ पे। लेकिन इससे भारत को क्या हुआ, भारत को एक लॉस लगा। अनस्टेबल नेपाल कभी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, भारत सरकार अभी काला पानी लेपुलेख विवाद चल रहा है, आप अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, नेपाल भाइयों लोगों को भी समझना चाहिए। एक ऐसा ट्रेंड बन गया है नेपाल में, हम लोग जान भी दे देंगे ना तो नेपालियों को लगेगा कि भारत हम लोग के लिए खिलाफ है। उनको चाइना ही अच्छा लगता है। हम लोग को क्या ही कर सकते हैं उन लोग के लिए, नेपाल के लिए क्या नहीं किए हम लोग। लेकिन उनको, नेपालियों के दिल में बैठा है कि भारत ही खराब है यहाँ पे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रोटी और बेटी से रिश्ता है। हमारे यहाँ आज भी शादियां बिहार नेपाल और बिहार यूपी जो एरिया सटता है वहां से हो जाती है। लेकिन ये नेपाल खराबी, क्योंकि वहाँ माओवादी हो गए या फिर जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कूटनीतिक हार एक तरह से कहिए, या फिर हम लोग फंसते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे भारत को सोचना चाहिए। इसके पीछे कारण भी क्या है, भारत सरकार को अमेरिका और वेस्टर्न द्वारा चलाए गए एनजीओ पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ सरकार कम से कम 50 देशों की सरकार गिरा चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ ही देखिए हामी नेपाल, ये किसके किसके सहयोग से, जैसे अमेरिका के ओपन सोसाइटी हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, ये सब सरकार मतलब मदद करते हैं, बट इनका हिडन कुछ ना कुछ अंदर से टारगेट कुछ रहता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी जो नेपाल में हुआ है, हामी नेपाली जो ये संगठन था, इसमें शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी ग्रुप और बरबरा फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प किया था और इतनी बड़ी हुजूम को एक साथ ले आकर इन्होंने किया। और आज एक देखिए कैसी गवर्नमेंट वहां बैठे बनेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। अमेरिका जो है और वेस्टर्न कंट्री ने पूरी मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है सब। ईरान
इराक से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा, और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब। किसी को बना देगा सब, अयोग्य व्यक्ति को कहेगा 50% तेल हम ले जाएंगे। तो यहाँ बर्बाद के अब इनकी नजर एशिया पे है, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, सर्बिया एक देश था, सन 2000 में सर्बिया रसिया का फेवर करता था। 2000 में बुलडोजर क्रांति लाया सब, और सर्बिया की सरकार को कहा सब कि सरकार करप्ट है, ये है वो है, एक नैरेटिव सेट किया, सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका की फेवर की है, रूस की फेवर की नहीं है। उसी तरह जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया उसी के पास है, सर्बिया की साइड में जॉर्जिया। 2003 में जॉर्जिया में रोज रेवोल्यूशन लेके चले आए सर। रोज रेवोल्यूशन में क्या था, जॉर्जिया जो था रसिया के फेवर में था। तो ये अमेरिका वगैरह सोशल मीडिया, और ये उस समय तो मतलब इतना नहीं था सोशल मीडिया 2003 में, लेकिन एनजीओ वगैरह की मदद से इस सब ने क्या किया, वहां पर रोज रेवोल्यूशन लाया और सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका के फेवर में है। उसी तरह से देखेंगे यूक्रेन में 2004 में ऑरेंज रिवोल्यूशन ले दिया और कहा कि हम लोग यूरोप में मिलना चाहते हैं, रसिया में नहीं, रसिया को कमजोर करने के लिए। फिर 2014 में यूरोपीय मेडन आंदोलन किया गया, पेट्रो यानुकोविच को यहां से डिथ्रोन किया गया। उसी समय क्रीमिया रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी की जो जनरेशन है उसको इतना पुराना नहीं याद आता है, लेकिन अभी उसी सब के वजह से अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। देखिए, जो सरकार रसिया के फेवर में थी, कैसे कैसे अमेरिका ने गिराया है। ऐसे ही 2011 में अरब क्रांति शुरू होती है ट्यूनीशिया से। ट्यूनीशिया की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, अरब क्रांति। और अरब क्रांति देखते देखते अफ्रीका से पूरे अरब में फैल गई। अरब क्रांति में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रूस का फेवर में था। इजिप्शियन गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, हुस्नी मुबारक को, क्योंकि ये रूस के फेवर में था। सीरिया में बशर अल असद को उड़ा दिया गया क्योंकि रूस के फेवर में था। यमन से शेख अब्दुल्ला साले को उड़ा दिया गया क्योंकि ये रसिया के फेवर में था। ये सब अमेरिका की चाल है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सोशल मीडिया हम 20 बार कहते हैं, इस पर इंडिया का अपना कमांड होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग मुख्य दर्शक बन के ऐसे ही देखते रहेंगे। 2021 में म्यांमार में क्या हुआ, म्यांमार में सरकार हटा दिया गया, आंग सान सू